फिल्म की शुरुआत में ईड अपनी बेटी के साथ जा रही होती है। तभी वहाँ लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ईड बाहर निकल के देखती है तो वहाँ कुछ नकाबपोश लोग गोलियां चला रहे होते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो अपनी बेटी के साथ कार में छिप जाती है, पर वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। इस बात को कई साल हो चुके थे और पूरी दुनिया अब जंग के बाद बर्बाद हो चुकी है। ईड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आर्मी में भर्ती हो जाती है। उसे एक मिशन के लिए बेस कैंप बुलाया है। ईड को लेने वहाँ लेफ्टिनेंट नाइलैंड आता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर बेस की तरफ जाते हैं। ईड इसी शहर से है और वो नाइलैंड से कहती है ये रास्ता बेस नहीं जाता। नाइलैंड कहता है उसे कुछ काम है, वो करके बेस जाएंगे। फिर वो एक जगह गाड़ी रोकता है। वो ईड को गाड़ी में ही रहने को बोलता है और खुद एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, पर ईड गाड़ी से उतर जाती है। वहाँ मौजूद सिविलियंस उस पर हमला कर देते हैं। ईड किसी तरह उनको मार देती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसे लगता है नाइलैंड वहाँ उसे मारने के लिए लाया था। इसके बाद वो बेस पहुँचती है जहाँ उसकी तलाशी ली जाती है। सिपाही उससे नाइलैंड के बारे में पूछता है, पर वो कहती है उसे नहीं पता वो कहाँ है। फिर एक सिपाही उसे अंदर ले जाता है जहाँ वो अपनी टीम से मिलती है। ये है मलिक और ये बच्चा है ग्रानविक। ये एक स्नाइपर है। तभी वहाँ उनका एक और साथी करीमी आता है। इसके बाद कैप्टन फॉसबर्ग आती है। वो उन्हें कर्नल राड के पास ले जाती है। कैप्टन फॉसबर्ग उन्हें बताती है दुश्मन ने कल रात उनके 3 बेस पे हमला किया है, सब मारे गए। वो कहती है दुश्मन कई किलोमीटर अंदर घुस आया है और वो कुछ ही दिनों में यहाँ भी पहुँच जाएंगे। कर्नल राड कहता है हम ये जंग हार रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे सब कुछ बदल सकता है और इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है। वो कहता है 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ज़मीन से लेके समुंदर तक सब कुछ बर्फ़ से जम गया है, पर बर्फ़ इतनी मजबूत नहीं है कि उस पर गाड़ी चल सके, लेकिन इतनी मजबूत है कि उस पर स्केट की जा सकती है। उनका मिशन है 2 कैप्सूल्स को यहाँ से हज़ारों मील दूर दुश्मन की सीमा के अंदर एक रिसर्च फैसिलिटी तक पहुँचाना। ये सुन के ईड कहती है ये एक सुसाइड मिशन है, जिस पे कर्नल कहता है ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है सिवाय ईड के। वो उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है उसकी बेटी वहाँ उस रिसर्च फैसिलिटी में है। जैसे ही ईड वहाँ पहुँचेगी वो अपनी बेटी से मिल सकती है। ये सुनकर ईड मिशन के लिए तैयार हो जाती है। वहीं उसकी टीम ये मिशन नहीं करना चाहती। सबको पता है ये मिशन कितना खतरनाक है। तभी वहाँ कैप्टन फॉसबर्ग आती है। वो उन्हें मिशन में काम आने वाला सामान देती है, जैसे हथियार, रस्सी, स्केट्स। वो उन्हें मॉर्फिन और साइनाइड भी देती है और कहती है तुम्हें पता है कब किसका इस्तेमाल करना है। वो कहती है जिसको खाना है खा लो, पीना है पी लो और हगना है तो हग लो। हम कल सुबह निकलेंगे। जब रात को सब सो रहे होते हैं तभी दुश्मन उनके कैंप पे हमला कर देता है। इसके बाद फॉसबर्ग वहाँ आती है। सब लोग उसके साथ पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते हुए उनका एक साथी भी मारा जाता है। उन्हें रास्ते में कर्नल राड मिलता है और उसके साथ होता है लेफ्टिनेंट नाइलैंड। वो उन्हें कहता है ये 2 कैप्सूल ही तुम्हारा मिशन है, किसी भी हाल में ये दुश्मन के हाथ नहीं लगने चाहिए। लेफ्टिनेंट नाइलैंड वो कैप्सूल कैप्टन फॉसबर्ग के बैग में रख देता है। राड कहता है नाइलैंड भी इस टीम का हिस्सा है। इसके बाद कर्नल सबको वहाँ से सही सलामत निकाल देता है और खुद पीछे ही रुक जाता है। इन्हें रात के अंधेरे में ही चलना था और सुबह होते ही छिपना था, जिससे ये दुश्मन की नज़रों से बच सकें। वो सब पूरी रात चलते हैं और चलते चलते सुबह हो जाती है। सब थक चुके होते हैं। ग्रानविक कहता है यहाँ वो आसानी से दुश्मन की नज़र में आ जाएंगे और उनका स्नाइपर उन्हें आसानी से मार देगा। फॉसबर्ग कहती है यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छिपने की एक जगह है, वहाँ पहुँच के वो रात होने का इंतज़ार करेंगे। तभी बर्फ़ टूट जाती है और फॉसबर्ग पानी में गिर जाती है। ईड उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है, लेकिन गिरते समय बर्फ़ पे सर टकराने की वजह से वो मर चुकी होती है। ईड चाकू से उसका बैग काट लेती है और ऊपर आ जाती है। उसके साथ ही उसके कपड़े बदलते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं। अब वो सिर्फ 5 रह गए थे। फिर वो सब एक घर में जाते हैं, जिसे अच्छे से चेक करने के बाद वो ईड के लिए वहाँ आग जलाते हैं। ईड की हालत बहुत ख़राब थी, उसके पैर भी नीले पड़ गए थे। ग्रानविक कहता है क्या करना है अब। मलिक कहता है फॉसबर्ग के बाद नाइलैंड रैंक में बढ़ा है तो अब वही लीड करेगा, पर ईड को उस पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है नाइलैंड उसे मारना चाहता है और नाइलैंड को लगता है ईड ने फॉसबर्ग को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, जैसे वो उसे छोड़ के चली गई थी। तभी मलिक सबको शांत रहने को कहता है। वो कहता है नाइलैंड रैंक में सबसे बड़ा है तो वही लीड करेगा। ईड सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर आती है तो उनकी तरफ दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ रहा होता है और वहीं करीमी किसी से रेडियो पे बात कर रहा होता है। हेलीकॉप्टर के वहाँ आने से पहले वो सब घर के पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है। इसके बाद ईड बंदूक लगाती है सीधा करीमी की गनपट्टी पर और पूछती है किससे बात कर रहे थे तुम। करीमी उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। तभी मलिक उसे दबोच लेता है। करीमी कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो उसके बेस कैंप में है, पर ईड को उस पर विश्वास नहीं होता। मलिक नाइलैंड से पूछता है क्या करूं, टपका दूं इसे। नाइलैंड कहता है इसे हम अपने साथ ले जाएंगे,
बिना हथियार के। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो पूरा दिन चलते रहते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। तभी करीमी किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। बर्फ़ के नीचे देख के वो लोग डर जाते हैं। वहाँ नीचे लोग जमे पड़े होते हैं। आगे जाकर वो लोग एक चट्टान पर रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। वो लोग पूरे दिन चल रहे थे। तभी वहाँ दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन पर गोलियाँ चलाने लगता है। जिसे जहाँ जगह मिलती है वहाँ छुप जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। नाइलैंड कहता है पास ही में एक टाउन है, हम वहाँ से आगे जाएंगे। इसके बाद वो उस टाउन में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक घर की लाइट जलती हुई दिखती है। वो लोग पीछे के रास्ते से घर में घुसते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ होता है। नाइलैंड के पूछने पर वो बताते हैं उनका घर लड़ाई के दौरान तबाह हो गया था और तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं। वो कहते हैं जब शहर को खाली कराया जा रहा था तो हम लोग बेसमेंट में छिप गए थे, किसी को नहीं पता कि हम लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। ईट का चम्मच नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है उसकी नज़र टेबल के नीचे लगी गन पर पड़ती है। वो बूढ़े को इशारा करती है कि ऐसा मत करना, पर वो उन पर गोली चला देता है। वो आदमी और उसकी बीवी मारे जाते हैं, पर इसमें उनका साथी करीमी भी मारा जाता है। इस सब में मलिक को भी गोली लगी होती है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। लेकिन नाइलैंड को पता चल जाता है। मलिक कहता है कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। जब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो रेडियो पे करीमी की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। उससे बात करने पर उन्हें पता लगता है कि करीमी सच बोल रहा था। वो सब करीमी को गद्दार समझ रहे थे। इस बात पे सबको अफसोस होता है। मलिक करीमी से माफ़ी मांगता है। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये मिशन 6 लोगों से शुरू हुआ था, अब सिर्फ 4 बचे थे और अभी भी उन्हें काफ़ी फासला तय करना था। मलिक की हालत ख़राब हो रही थी। एक जगह पर रुक के वो मलिक के घाव देखते हैं। उसका बहुत खून बह चुका होता है। नाइलैंड उसकी पट्टी बदलने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देता है। इसके बाद वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं और जल्दी मलिक की हालत और ख़राब हो जाती है। ईट बताती है कि यहाँ से कुछ मील दूर एक शिप है। फिर वो सब शिप के पास पहुँचते हैं। ईट कहती है मलिक के साथ आगे जाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए। ग्रानविक कहता है हम रेडियो से मदद मांग सकते हैं। ईट कहती है यहाँ बस हम हैं और दुश्मन है। ग्रानविक कहता है हम इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। नाइलैंड कहता है हम इसके लिए खाना और पानी छोड़ देंगे। तभी ग्रानविक कैप्सूल्स खोलने लगता है। वो देखना चाहता था आखिर उनमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से उनके साथी मारे जा रहे थे। उसके अंदर एक वायरस होता है, एक बायोलॉजिकल वेपन। मलिक कहता है ये जंग खत्म नहीं करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। नाइलैंड कहता है उन्हें शिप को सिक्योर करना चाहिए। ईट बाहर आकर देखती है तो दुश्मन उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। जब ईट वहाँ पहुँचती है तो नाइलैंड और ग्रानविक मलिक के पास होते हैं। उसने खुद को गोली मार ली होती है। इसके बाद ईड उन्हें बताती है बाहर उसने लाइट्स देखी हैं। उन्होंने अगर गोली की आवाज़ सुनी होगी तो वो लोग यहीं आ रहे होंगे। ग्रानविक कहता है हमारे साथी मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। ईड कहती है तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो रुको, मैं शिप में नहीं मरने वाली। ईड उन दोनों को वहाँ छोड़कर चली जाती है। थोड़ा आगे जाके वो देखती है कि बर्फ़ कमज़ोर है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। जैसे ही वो आगे बढ़ती है बर्फ़ टूटने लगती है और ईड नीचे लेट जाती है। वो अपना बैग उतारती है। तभी नाइलैंड और ग्रानविक वहाँ आते हैं। नाइलैंड ईड को कैप्सूल्स उसे देने को कहता है। ईड कैप्सूल्स नाइलैंड की तरफ फेंकती है, जिसके बाद वो ईड को बचाते हैं। नाइलैंड कहता है कि हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। ईड कहती है नहीं, हमें इसे यहीं से पार करना होगा। इसके बाद वो तीनों एक ही रस्सी से अपने को बांध लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी ग्रानविक के नीचे बर्फ़ टूटने लगती है और तीनों ज़मीन पर लेट जाते हैं। ईड ग्रानविक को खींचती है। तभी दुश्मन आसमान में रोशनी कर देता है, जिससे अब वो तीनों आसानी से देखे जा सकते थे। दुश्मन उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। नाइलैंड ग्रानविक को उसे मारने के लिए कहता है। वो उसे शूटर की पोजीशन बताता है। उसके बाद ग्रानविक गोली चलाता है। गोली चलते ही ईट सीधा उस जगह की तरफ बढ़ती है जहाँ से गोलियां चल रही थी। वहाँ पहुँच के वो देखती है 2 आदमी ठंड की वजह से पहले ही मर चुके होते हैं और एक आदमी ग्रानविक की गोली से मारा जाता है। वो तीनों रात वहीं बिताते हैं। नाइलैंड उन दोनों को आराम करने के लिए कहता है। सुबह जब ईड उठती है तो नाइलैंड वहाँ नहीं होता। वो कैप्सूल्स लेके वहाँ से जा चुका होता है। ईड नीचे देखती है तो दुश्मन के सिपाही उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ईड और ग्रानविक मिलकर उनका सामना करते हैं। वो एक एक करके सबको मार देते हैं। ईड ग्रेनेड फेंक रही होती है, तभी उसके हाथ पे गोली लगती है और ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। वो तो ग्रेनेड से बच जाती है, पर ग्रानविक मारा जाता है। इसके बाद वो ग्रानविक की राइफल लेके नाइलैंड के पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाके उसे नाइलैंड दिखता है। वो उसे रुकने को कहती है और फिर उसे गोली मार देती है। नाइलैंड घायल हो जाता है। नाइलैंड कहता है हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, पर ईड को तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना था। वो नाइलैंड से कैप्सूल ले लेती है। ईड भी घायल थी। वो अपनी राइफल का वजन भी नहीं उठा पा रही थी। वो राइफल छोड़ के आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाके उसे कुछ सोल्जर्स मिलते हैं। वो उससे कोड पूछते हैं।
ईड कोड वर्ड बता के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो जैसे तैसे खड़ी होती है। तभी डॉक्टर उसे बताता है वो एडा में है। एडा वही रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ उन्हें कैप्सूल्स पहुँचाने थे और जहाँ उसकी बेटी है। डॉक्टर उसे बताता है एडमिरल उससे मिलना चाहती है। ईड को एडमिरल के पास ले जाते हैं, जहाँ एडमिरल इस मिशन को पूरा करने के लिए उसका प्रमोशन भी करती है। नाइलैंड भी वहीं मौजूद होता है, पर ईड को तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना था। एडमिरल उसे बताती है कि राड ने ईड से झूठ बोला था ताकि उसके पास कोई वजह हो यहाँ तक आने की। ये सुनते ही ईड एडमिरल को बुरी तरह पीटने लगती है। तभी नाइलैंड आके उसे संभालता है। पूरे कैंप के लिए नाइलैंड और ईड हीरो थे, इसलिए एडमिरल नॉर्ड कुछ किए बिना वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ईड को देखने आता है। ईड उसी समय एक ब्लेड चुरा लेती है। फिर वो सीधा जाती है नाइलैंड के पास। ईड कहती है हमें उन कैप्सूल्स को ख़त्म करना होगा। नाइलैंड कहता है इसके लिए थोड़ी देर नहीं हो गई। वो कहता है हमें ये काम वहीं बर्फ़ में कर देना चाहिए था। वो पूछता है कोई प्लान है तुम्हारे पास? तुम घायल हो, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कैसे करेंगे हम ये सब? ईड कहती है अगर उसकी बेटी जिंदा है तो इस वायरस को ख़त्म करके वो उसकी जान बचा सकती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से लैब ढूंढने के लिए निकलते हैं। नाइलैंड एक सोल्जर से उन्हें लैब तक ले जाने को कहता है। वो उन्हें एक लिफ्ट तक ले जाता है और कहता है लिफ्ट स्टार्ट करने के लिए उन्हें अपना कार्ड यूज़ करना होगा। नाइलैंड उसका कार्ड ले लेता है। वो दोनों लैब पहुँचते हैं। लैब के बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। तभी ईड उनमें से एक को ब्लेड से मार देती है। दूसरा गार्ड नाइलैंड को मारने वाला होता है, पर ईड उसे भी मार देती है। फिर वो दोनों लैब में जाते हैं। वहाँ वो एक साइंटिस्ट से वायरस के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें ऊपर ले जाता है जहाँ वायरस है। ईड वायरस की बोतल निकालती है, पर गार्ड्स उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद ईड वायरस को ग्रेनेड से उड़ाने वाली होती है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है इसे यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते, इसे लोगों से दूर ले जाके ख़त्म करना होगा। वो उन्हें इमरजेंसी अलार्म दबाने को कहता है। इसके बाद वो दोनों लैब सूट पहन के वहाँ से निकल जाते हैं, पर ईड की हालत बहुत ख़राब होती है। नाइलैंड उसे जैसे तैसे बाहर ले आता है, पर ईड अब और नहीं चल सकती। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। नाइलैंड उनके लिए हेलीकॉप्टर में सीट्स लेने जाता है। तभी एडमिरल नॉर्ड अपने सिपाहियों के साथ वहाँ जाती है। ईड ने वायरस को ग्रेनेड से बांध दिया होता है। वो ग्रेनेड की पिन निकाल देती है। ये देखकर नाइलैंड उसकी मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो उसे मना कर देती है और खाई की तरफ बढ़ने लगती है। नाइलैंड ये सब देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो हेलीकॉप्टर में जाके बैठता है और हेलीकॉप्टर वहाँ से दूर जाने लगता है। खाई के पास पहुँच के ईड नीचे कूद जाती है और ग्रेनेड फट जाता है। ईड मरते मरते पूरी इंसानियत को बचा लेती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।